बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब का मुनफरिद चैनल डिस्कवर पॉइंट और मैं हूं असद। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस कहानी के इससे पहले आप 28 किस्तें सुन चुके हैं। अब 29वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। उसके क्लाशनकोव सीधी करते ही मैंने हरकत करने का फैसला कर लिया था। उसके तेवर देखकर वाज़े लग रहा था कि वो जो कुछ कह रहा था वैसा ही करना चाहता था। मैंने हाथ सर से बुलंद करते हुए कहा, अच्छा मेरी आखिरी बात सुन लो और उसके बाद जो मर्जी आए करना। सुनाओ। मेरी बेबसी से लुत्फ अंदोज होते हुए उसने क्लाशनकोव की बैरल जमीन की तरफ झुकाई। उस वक्त तक मैं एक सरसरी नजर तीनों पर डाल चुका था। वो तमाम उसके अक में खड़े थे और वो सबसे आगे खड़ा तमस्खराना निगाहों से मुझे घूर रहा था। हमारे दरमियान बस 2-3 कदमों का फासला था। बाकी तीनों उससे चंद कदम दूर थे और उन तमाम के अंदाज में बेपरवाही थी। उसकी क्लाशनकोव का रुख नीचे की तरफ होते ही मैं जकंद भरते हुए उसके करीब हुआ और उससे पहले कि मेरा इरादा उस पर जाहिर होता, मैंने क्लाशनकोव की बैरल को पकड़कर उसके धाने का रुख खुद से मोड़ते हुए अपने घुटने को जोरदार अंदाज में उसकी टांगों के दरमियान उठा दिया। ऊग की आवाज के साथ वो नीचे झुका और मैंने एक झटके से क्लाशनकोव के हाथ से छीन ली थी। ये सब कुछ उस रात से हुआ था कि वो तीनों हक्का बक्का खड़े रह गए थे। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। मैंने मुशाहिदा किया था कि इस इलाके में अक्सरियत ऐसे लड़ाकों की थी जो सिर्फ हथियार का इस्तेमाल ही जानते थे। जिस्मानी दाव पेश से वो लोग नाबलद थे। अलबत्ता मुजाहिदीन के कैंपों में खाली हाथ लड़ने की भी तरबियत दी जाती है। दहशतगर्दों में भी इक्का दुक्का ऐसे आदमी मिल जाते हैं जो हाथ पैर का इस्तेमाल जानते हों, मगर ऐसे लोग बहुत कम तादाद में ही मुझे टकराए थे। क्लाशनकोव हाथ में आते ही मैंने उसका बट जोरदार अंदाज में घुटनों के बल जो कि आदमी के सर में मारा। वो मुंह के बल नीचे गिर गया था। उसके साथ ही मैंने बैरल का रुख उन तीनों की तरफ मोड़ दिया। वो तीनों भी इब्तदाई झटके से संभल कर हवासों में आए, लेकिन उन्होंने जरा सी देर कर दी थी। वो जब तक क्लाशनकोव का रुख मेरी तरफ करते मैं ट्रैगर दबा चुका था। 2 बंदे टांगों में गोली खाकर चीखते हुए नीचे गिर गए। तीसरे आदमी ने ट्रैगर दबाने के साथ ही पीछे की जानब छलांग लगा दी थी। उसने क्लाशनकोव ब्रस्ट पर सेट की हुई थी। अगर वो तेजी में दुरुस्तगी न भूल जाता तो यकीनन आज मैं ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा ना होता। ट्रैगर दबाते ही चूंकि उसने पत्थर की जानिब छलांग लगाई थी, इसलिए बैरल का रुख मुझसे बाएं तरफ हो गया था। उसके बावजूद मुझे बाएं बाजू में शदीद जलन का एहसास हुआ। उसकी जल्दबाजी में फायर किए गए ब्रस्ट में से एक भूली भटकी गोली मेरे बाजू का मजाज पूछ चुकी थी। अचानक ढलान की तरफ से शदीद फायरिंग होने लगी। गोलियां मेरे दाएं बाएं लगी थीं। अगर मेरे सामने उनका एक आदमी बेहोश ना पड़ा होता तो उन गोलियों का निशाना मेरे जिस्म में बनना था। मैंने फौरन खुद को जमीन पर गिराया और करीबी पत्थर के पीछे रेंग गया। मेरे बाएं बाजू में जलन तो हो रही थी, मगर बाजू ठीक ठाक काम कर रहा था। इसका साफ मतलब यही था कि गोली मेरे बाजू को छूते हुए गुजर गई थी। अब उसी पत्थर को निशाना बनाया जा रहा था जिसके पीछे मैं छुपा था। ऊपर वालों से ज्यादा मुझे उस आदमी से खतरा था जो नाले में छुपा था। आहड़ के दाएं जानब से उस तरफ नजर दौड़ाने पर मुझे एक क्लाशनकोव की बैरल अपनी जानब उठी नजर आई। उसका बाकी जिस्म पत्थर के पीछे गायब था। 1-2 छोटे छोटे ब्रस्ट चलाकर मुझे अपने साथ उलझाने की कोशिश करने लगा। उसका जिस्म तो नजर नहीं आ रहा था, फकत क्लाशनकोव पत्थर के पीछे से झलक रही थी। कोई चारा कार न देखकर मैंने क्लाशनकोव के ऊपर निशाना साधते हुए ट्रैगर दबा दिया। इस फासले से निशाना चूकने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। गोली क्लाशनकोव के फ्रंट हैंड गार्ड पर लगी थी। क्लाशनकोव उसके हाथ से छूटकर दूर जा पड़ी। मैंने फौरन क्लाशनकोव का रुख ढलान की तरफ करते हुए सेफ्टी लीवर को ब्रस्ट पर सेट किया और ट्रैगर दबा दिया। 2-3 गोलियों के बाद ट्रच की आवाज ने मुझे क्लाशनकोव के खाली होने की बुरी खबर सुना दी थी। यकीनन क्लाशनकोव की मैगजीन भरी हुई नहीं थी, क्योंकि मैं तो चंद गोलियां ही फायर कर सका था। मेरी अपनी क्लाशनकोव जरा फासले पर पड़ी थी। वहां तक जाने के लिए मुझे दुश्मन के सामने जाहिर होना पड़ता, जिसका नतीजा मौत की सूरत में भी जाहिर हो सकता था। टांगों पर गोलियां खाने वाले कराहते हुए अपनी जगह पर तड़प रहे थे। यकीनन उन्हें तिब्बी इमदाद की जरूरत थी, वरना ज्यादा खून बहने की वजह से उन्हें जान के लाले पड़ सकते थे। उसी वक्त नाले के मोड़ से होने वाली फायरिंग की आवाज ने मुझ पर यह रूह फरसा इंकशाफ किया कि वहां पर दुश्मन की काफी पार्टियां मौजूद थीं। वहां मजीद लेटना भी मौत को दावत देने के बराबर था। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लेना था और एक बार अगर मैं उनके हाथ चढ़ जाता तो मेरी जिंदगी की जमानत जब्त होते देर न लगती। उस पत्थर से 20-25 गज दूर झाड़ियों का झुंड था। वहां तक पहुंचकर मैं अपने फरार में आसानी पैदा कर सकता था। झाड़ियों तक पहुंचने के लिए मुझे जल्दी करना थी, वरना दुश्मन के नजदीक पहुंचने के बाद ये मुमकिन न रहता। दुश्मन इसलिए
भी दूर दूर थे कि उनके ख्याल के मुताबिक मैं मुसल्ला था, जबकि मैं बगैर एमुनेशन के बिल्कुल बेदस्तो पा हो गया था। मैं भी इस सूरत हाल से निकलने की ज़हनी वर्जिश ही कर रहा था कि बेहोश पड़े आदमी के जिस्म में हरकत पैदा हुई और वह सर झटकते हुए उठ बैठा। मेरी क्लैशनकोव उससे 2-3 कदम ही दूर पड़ी थी। मैंने नेफे में अड़सा 30 बोर निकालकर काक करते हुए हाथ में पकड़ लिया था। होश में आते ही वो चंद लम्हे कनपट्टी मसलने के बाद जमीन पर हाथ टेकते हुए उठने लगा। उसी वक्त खतरा मोल लेने का फैसला करते हुए मैं जकंद भरकर पत्थर के पीछे से निकला और उससे पहले कि वो मुकम्मल खड़ा हो पाता उसका दायां बाजू मरोड़ते हुए मैंने उसकी पीठ अपनी छाती से लगा ली थी। पत्थर के हकम में छुपा वो आदमी जिसकी क्लैशनकोव मैंने निशाना बनाया था, मुझे अपने साथी के साथ मसरूफ देखकर उसने पत्थर के पीछे से निकलकर अपनी क्लैशनकोव उठाना चाही। बाएं हाथ से अपने असीर की कलाई थामते हुए मैंने दाएं हाथ में पकड़ा 30 बोर क्लैशनकोव की तरफ बढ़ने वाले शख्स की तरफ सीधा किया और ट्रिगर दबा दिया, मगर गोली फायर नहीं हुई थी। इस तरह के मकामी असले का सबसे बड़ा मसला यही होता है कि बगैर किसी वजह के रुक जाता है। उस वक्त मुझे गुलगारे को तोहफा दिए हुए गला की सख्त कमी महसूस हुई थी। उस बेचारी ने तो इसरार भी किया था कि मैं पिस्तौल अपने साथ ले जाऊं, मगर उस वक्त मुझे किसी ऐसी सूरत हाल में फंसने का गुमान नहीं था। पिस्तौल को नीचे फेंक कर मैंने उस लंबे आदमी को ढाल की तरह अपने सामने पकड़ लिया। उसके साथियों ने चंद हवाई फायर किए। मुझे निशाना बनाने की सूरत उनके अपने आदमी को पहले गोली लगती। पत्थर के पीछे छुपे आदमी ने भी क्लैशनकोव उठाकर मेरी जानब तान ली थी, लेकिन मेरे सामने उनका साथी ढाल की सूरत में मौजूद था। एक हाथ से उसका मरोड़ा हुआ बाजू पकड़कर दूसरा बाजू मैंने उसकी गर्दन में डाला और उसे जबरदस्ती अपने साथ खींचता हुआ क्लैशनकोव के करीब पहुंच गया। नीचे झुककर क्लैशनकोव उठाने की सूरत में वो मेरी ग्रिप से निकल जाता। मैंने एक पांव स्लिंग में डालकर क्लैशनकोव को धीरे से जमीन से उठाया। इस दौरान उसने मचलकर मेरी ग्रिप से निकलना चाहा। उसके गले में डाले हुए बाजू के फंदे को मजीद कसते हुए मैंने उसे खामोश धमकी दी। किसी अकड़ से अकड़ आदमी को भी समझाने के लिए जुबान से ज्यादा अमली धमकी काम आती है। उसे भी मालूम हो गया था कि हरकत करना उसकी गर्दन को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा सकता था। जिस्म ढीला छोड़ते हुए उसने ताउन का ऐलान करते हुए देर नहीं की थी। क्लैशनकोव हाथ में आते ही मैंने बैरल उसकी पीठ से लगाई और उसके गले से बाजू निकाल लिया। क्लैशनकोव की सर्द बैरल गर्दन पड़े हुए बाजू से भी ज्यादा डराने वाली थी। वो मेरे सामने बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा। उसका दूसरा साथी मुझे धमकियां देने लगा, अगर 1 मिनट के अंदर अंदर तुम गायब न हुए तो इन दोनों के साथ लेटे नजर आओगे। मैंने जमीन पर पड़े जख्मियों की तरफ इशारा करते हुए धमकी दी। उसने फौरन एक बड़े पत्थर की अक में आड़ ले ली थी। मेरे पास वक्त कम था। देर होने की सूरत उनके मजीद साथी पहुंच जाते और मेरा पकड़ा जाना यकीनी हो जाता। उस लंबे आदमी को अपने सामने ढाल की तरह रखकर मैं उल्टे कदमों पीछे हटने लगा। उसके साथियों को मेरी हिकमत अमली समझ आ गई थी। उन्होंने मुझे धमकाने के लिए तेज फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन उनकी कोई भी गोली उनके साथी से इत्तेसाल किए बगैर मुझ तक नहीं पहुंच सकती थी। दरख्तों के झुंड में घुसते ही मैं दुश्मन की तमाम पार्टियों की नजर से ओझल हो गया था। अपने कैदी को मैंने घुटनों के बल बैठने को कहा। बगैर किसी लेतुल हाल के वो घुटनों के बल बैठ गया। मैंने फौरन क्लैशनकोव के बट से उसके सर की मजबूती का अंदाजा लगाने की कोशिश की। वो एक बार फिर मुंह के बल नीचे गिर गया था। मैं मुड़कर भाग पड़ा। उनके ताक़ुब से पहले मैं वहां से दूर निकल जाना चाहता था। वो घनी झाड़ियां मेरी काफी मददगार साबित हो रही थी। 10-15 मिनट बाद ही मेरे कानों में तेज फायरिंग की आवाज गूंजी। यकीनन उन्होंने अपने बेहोश साथी को तलाश कर लिया था। गजनी खेल वाली लड़ाई के बाद इस झड़प के दौरान भी मैंने पूरी कोशिश की थी कि शलोबर के किसी आदमी को जान से ना मारूं, क्योंकि मैं हत्तुल वसे किसी बेगुनाह के खून से हाथ नहीं रखना चाहता था। और इस कोशिश में मुझे खातर खा कामयाबी हुई थी। गुज़िश्ता रोज से लेकर अब तक शलोबर का कोई आदमी मेरे हाथों का नहीं हुआ था। अलबत्ता जख्मी होने वालों की तादाद 2 दर्जन के करीब पहुंच गई थी। नाले के दरमियान में दरख्त मौजूद नहीं थे। झाड़ियों की झुंड चूंकि ढलान पर थे, इसलिए मुझे ढलान पर तिरछा भागना पड़ रहा था। फरलांग भर दूर मुझे उनके चीखने चलाने की आवाजें आ रही थी। न जाने वो क्या हिकमत अमली तैयार कर रहे थे। उन आवाजों पर कान धरे बगैर मैं झाड़ियों के दरमियान आगे बढ़ता जा रहा था। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से मेरा सांस धूकने की मानत चल रहा था। दौड़ते दौड़ते मेरी नजर नाले के दरमियान में पड़ी। उनके 9-10 आदमी नाले के बीचों बीच दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनका इरादा मुझसे आगे बढ़कर इन झाड़ियों के जंगल को घेरने का था। अगर ऐसा हो जाता तो मैं चूहे दान में फंस जाना था। एकदम रुक कर मैंने ऐसी जगह पर पोजीशन संभाली जहां से पूरा नाला मेरी नजरों के सामने था। उसके साथ ही क्लैशनकोव को सिंगल राउंड पर सेट करते हुए मैंने सबसे आगे वाले की टांगों पर शस्त्र लेकर मुसलसल 3 बार ट्रैगर दबा दिया। 2 आदमी मुंह के बल गिर कर तड़पने लगे। बाकी एकदम बिखर के दाएं बाएं पड़े पत्थरों की आड़ में हो गए थे। उसके साथ ही उन्होंने अंदाजे से जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। 2-3 मजीद गोलियां जाया करके मैं करवट तब्दील करता हुआ एक झाड़ी की आड़ में पहुंचा और झुके झुके वहां से आगे बढ़ने लगा। उन्हें अभी तक पत्थरों की आड़ से निकलने की जुर्रत नहीं हुई थी। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही मैं खड़े होकर दौड़ पड़ा।
किलोमीटर भर आगे नाला 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा था और उनके वहां तक पहुंचने से पहले मुझे अगले नाले में पहुंचना था, क्योंकि जल्द ही उन्हें यकीन हो जाना था कि मैं आगे बढ़ गया हूं और उसके बाद वो तेज रफ्तारी से नाला मोड़ तक पहुंच सकते थे। मेरे बाएं बाजू में हल्की हल्की जलन और अच्छा खासा दर्द हो रहा था। यकीनन गोली ने काफी गहरी खराश डाली थी। अपने बाजू की जिल्द पर मुझे खून की नमी भी महसूस हो रही थी, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि रुककर बाजू पर पट्टी वगैरह लपेट सकता। बस इत्मीनान था तो इतना कि गोली बाजू को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकी थी और रगड़ खाते हुए निकल गई थी। नाले मोड़ के करीब पहुंचने तक मेरा सांस धूकनी की तरह चल रहा था। किलोमीटर भर का फासला जो मैदानी इलाके में 10-12 मिनट में आसानी से तय हो जाता है और थकन भी महसूस नहीं होती, पहाड़ी इलाके में उससे दुगना वक्त लगाकर भी इतना फासला बमुश्किल तय हो पाया था। और उसके साथ मेरा सांस यूं फूला हुआ था जैसे मीलों की मुसाफत तय करके आ रहा हूं। उस जगह पर 3 नाले आकर उस चौड़े नाले में मिल रहे थे। एक नाला दाएं तरफ से, दूसरा बाएं और एक नाला सीधा आकर उस चौड़े नाले में मिल रहा था। मरनागर नामी गांव को दायां नाला जाता था, लेकिन दाएं नाले में जाने के लिए मुझे वो चौड़ा नाला अबूर करना पड़ता, जबकि दुश्मन नाले में मौजूद था और तेजी से आगे बढ़ रहा था। सीधा जाने का भी कोई फायदा नहीं था कि एक तो उस नाले में झाड़ियां कम नजर आ रही थीं, दूसरा उस नाले में जाते हुए मैं दुश्मन को दूर से नजर आ सकता था। सराज से फैसला करते हुए मैं बाएं तरफ के नाले में घुस गया कि उस वक्त मेरी पहली तरजीह अपनी जान को बचाना था। मरनागर गांव को बाद में भी ढूंढा जा सकता था। बाएं नाले में मुड़ते ही मैं नाले के किनारे के साथ आगे बढ़ने लगा। एक खास फर्क ये पड़ा था कि उस जगह से चढ़ाई शुरू हो रही थी। हालांकि पहले मैं उतराई में भागता हुआ आ रहा था, चढ़ाई में दौड़ना नामुमकिन था। मैं तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। झाड़ियों के झुंड बतदरीज ऊंचाई की तरफ चले गए थे। मैं भी नाले में सीधा चलने के बजाय तिरछा होकर ऊपर की तरफ चलने लगा। फरलांग भर चलने के बाद ही मुझे अक्ब में फायरिंग की आवाज सुनाई दी, लेकिन फायरिंग का रुख मुतय्यन नहीं था। उसका वाज़ेह मतलब यही था कि वो मेरे जाने की सम से आगाह नहीं थे और अंदाजे ही से फायर कर रहे थे। उस नाले के दोनों किनारों पर घनी झाड़ियों के झुंड मौजूद थे, जबकि सीधे नाले में भी झाड़ियां मौजूद थीं और वही झाड़ियां मुझे छुपने में मदद दे रही थीं। मैंने कदम रोकते हुए एक झाड़ी की ओर से नाला मोड़ की जानिब निगाह दौड़ाई। वहां 15-20 के करीब मुसल्लह अफराद दिखाई दे रहे थे। यकीनन वो मेरे जाने की समत का तयन कर रहे थे। गो वहां से मुझे उनके तेवर तो नजर नहीं आ रहे थे, अलबत्ता मेरा अंदाजा यही था कि वो सख्त गुस्से में थे। वो मुझे नाकारा करने आए थे, उसकी बजाय अपने 3-4 आदमी जख्मी करा बैठे थे और इतने आदमियों के घेरे से एक बंदे का यूं आराम से निकल जाना उन्हें हजम नहीं हो रहा था। वो लंबा आदमी जिसे मैंने 2 मरतबा कलशिंकोव का बट मार कर बेहोश किया था, वो मुझे नुमाया नजर आ रहा था। मुझे यकीन था कि अगर मैं अब उसके काबू में आ जाता तो उस लंबे ने तो मुझे बगैर वजाहत सुने ही गोली मार देना थी। मेरे देखते ही देखते वो 2 पार्टियों में तकसीम हुए। आधे सीधे जाने वाले नाले में घुस गए, जबकि बकिया उस नाले में आ गए जिसमें मैं मौजूद था। अलबत्ता दाएं मुड़ने वाले नाले को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया था। उसी वक्त मेरे जहन में ये ख्याल आया कि अगर वो नीचे ही नीचे चलते हुए आगे बढ़ते हैं तो मुझे वहीं छुपे हुए उनके आगे निकल जाने का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद मैं वापस जाकर मरनागर गांव जाने वाले नाले में घुसकर खुद को महफूज कर सकता था। इस तरह उनके ताक़ुब से भी मेरी जान छूट जाती और मेरी मंजिल भी खोटी न होती। लेकिन जब मैंने उस पार्टी को मजीद 3 हिस्सों में मुनकसम होते देखा तो मुझे अपने मंसूबे में तरमीम करना पड़ी। उनमें से 4 आदमी नाले के बाएं किनारे की तरफ बढ़े और फैलकर ढलान पर चलने लगे। 4 आदमी दाएं ढलान पर चढ़ने लगे थे कि जिस जानिब मैं छुपा हुआ था, जबकि बाकी नाले की तह में आगे बढ़ने लगे। उसके साथ दूसरी पार्टी के आदमी जो सीधे नाले में घुसे थे, उन्होंने अपने 3 आदमी नाला मोड़ ही पर छोड़ दिए थे। गोया मैं किसी तरह अपनी तलाश में आने वालों की नजर में आने से बच भी जाता तब भी वापस नहीं जा सकता था। अपने मंसूबे पर मिट्टी डालते हुए मैं झाड़ियों की आड़ में आगे बढ़ने लगा। उनकी नजरों में आने से बचने के लिए मुझे अपनी रफ्तार कम करना पड़ी थी। अब आगे बढ़ने की बजाय मैं ऊपर चढ़ने पर ज्यादा तवज्जो दे रहा था। 50-60 गज चलने के बाद एकदम चलगोजे के दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया। उन दरख्तों की वजह से मैं ज्यादा तेजी से सफर कर सकता था, क्योंकि अब खड़े होने के बावजूद मैं दूर से नजर नहीं आ सकता था। उस पहाड़ी की बुलंदी इतनी ज्यादा नहीं थी। जल्द ही मैं चोटी के करीब पहुंच गया। चोटी से 50-60 गज नीचे ही दरख्तों का सिलसिला खत्म हो रहा था। पहले तो मैंने खतरे से बचने का सोचा और इन्हीं दरख्तों के अंदर रहते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया, मगर फिर मुझे ख्याल आया कि दुश्मन के बुलंदी पर पहुंचने की सूरत में मैं दोनों जानब से घेरे में आ जाता और उस वक्त किसी की भी मुझ पर नजर पड़ जाती तो मेरा वहां से बच निकलना मुश्किल हो जाता। यह ख्याल आते ही मैंने मोहतात अंदाज में बुलंदी की तरफ कदम बढ़ा दिए। छिद्री छिद्री झाड़ियों और इक्का दुक्का पथरीली चट्टानों की आड़ लेता हुआ
मैं हद्दुल वसी कोशिश कर रहा था कि किसी की नज़र मुझ पर न पड़े। बदकिस्मती ये थी कि सुबह सवेरे ही मुझे दुश्मन का सामना करना पड़ गया था। उस वजह से दिन गुजरने ही मैं नहीं आ रहा था। अगर अंधेरा छा जाता तो मुझे मजीद सहूलत मिल जाना थी, फिर मैं दूर से किसी को नजर न आता और इस अंधेरे में पहाड़ी इलाके में एक आदमी को तलाश करना किसी बड़े इत्तेफाक ही के मरहून मिन्नत हो सकता था। और अमूमन ऐसे इत्तेफाकात ज़हूर पजीर नहीं हुआ करते। लेकिन अंधेरा छाने में अभी आधे दिन से ज्यादा वक्त पड़ा था और इतनी देर उन मूजियों की नज़रों से बचकर हरकत करना नहायत दुश्वार था। सबसे बढ़कर वो यहाँ के मकामी थे। सारा इलाका उनका देखा भाला था। वो मुझसे ज्यादा तेजी से इन पहाड़ों में सफर कर सकते थे और उन्हें सांस का मसला भी मैदानी इलाकों के लोगों की निस्बत कम पेश आता था। मैं अपना सफरी थैला भी पीछे ही फेंक आया था। अब मेरे पास जेबों में मौजूद नकदी, पिंडली से बंधे खंजर और क्लशिंकोफ के अलावा जरूरत का कोई सामान बाकी नहीं बचा था। क्लशिन का एमुनेशन भी थैले ही में रह गया था। शिलोबर कबीले से फायरिंग का तबादला होने की सूरत में मैं चंद गोलियों से कब तक उनकी पेशकदमी रोक पाता। वो काफी तवील पहाड़ी थी और ऊपर पहुंचकर मैं काफी तेजी से हरकत करके किसी मुनासिब नाले या दूसरी पहाड़ी का रुख कर सकता था। और जितना ज्यादा मैं दूर होता जाता, मेरी तलाश में आने वालों का एक दूसरे से फासला बढ़ता जाता। इससे ये फायदा होता कि अगर इत्तफाकन कोई पार्टी मुझसे टकरा भी जाती तो दूसरे उसकी मदद को बर वक्त नहीं पहुंच सकते थे। और इतना मोम का पुतला मैं भी नहीं था कि 3-4 आदमियों के काबू में आ जाता। मैं मोहतात अंदाज में हरकत करता हुआ धीरे धीरे से चोटी के करीब पहुंचता जा रहा था। एक घनी झाड़ी के करीब पहुंचकर मैं लम्हा भर सांस लेने को रुका। वहां से चोटी तक 15-20 कदम का फासला बाकी था, लेकिन रास्ते में कोई नजरी आड़ मुयस्सर नहीं थी जिसका सहारा लेकर मैं ऊपर पहुंच सकता। लेकिन बुलंदी पर पहुंचना भी जरूरी था, इसलिए खतरा मोल लिए बगैर कोई चारा नहीं था। नाले की तरफ नजर दुराने पर मुझे कोई नजर न आया कि वहां से ना तो नाले की तह नजर आती थी और ना नाले में मौजूद कोई शख्स उस जगह को देख सकता था। अलबत्ता मेरे पीछे ढलान चढ़ने वाले अफराद मुझे देख सकते थे। उसी तरफ नाले के दूसरे किनारे पर ढलान चढ़ने वालों की नज़र भी उस जानब उठ जाती तो उन्हें मैं नज़र आ सकता था, क्योंकि नाले की चौड़ाई इतनी ज्यादा नहीं थी। दिल ही दिल में खुदा को याद करते हुए मैंने ऊपर की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो थोड़ा सा फासला मैंने दौड़ कर तय करने की कोशिश की थी। गो बुलंदी पर दौड़ना नामुमकिन होता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस फूलने और उखड़ने लगता है, लेकिन चंद कदम लेने में कोई मुजायका नहीं था। और फिर मैं ऊपर पहुंचकर एक पत्थर की आड़ लेने ही वाला था कि मुखालिफ पहाड़ी की तरफ से तड़तड़ाहट की आवाज उभरी और बिला शक्को शुबा उस फायरिंग का निशाना मेरी जात थी। बिलाकर आखिरी लम्हात में मैं देख लिया गया था। बकौल शायर, किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहाँ कमन, 4 हाथ जबकि लबे बाम रह गया था। गोली चलाने वाले का निशाना खता जाने के बावजूद मेरा मकसद पूरा नहीं हो पाया था। नजर आकर मैंने एक बार फिर उन्हें हदफ मुहैया करके अपने गिर्द घेरा डालने का मौका दे दिया था। बहरहाल मेरे पास सोग मनाने या सर पीटने का वक्त नहीं था। दूसरी जानब उतरने के बजाय मैंने बुलंदी पर ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वो पहाड़ी 500-600 गज तवील थी। उसका रुख करीबन जनूब मगरिब बन रहा था। फायरिंग की आवाज तवातर से आना शुरू हो गई थी। गोया मैं उनकी नजरों से ओझल था, लेकिन उनकी फायरिंग के बायस दाएं बाएं फिरने वाली तमाम पार्टियां उस जानब मुतवज्जा हो गई थी। उसके साथ लाजमी बात है उन्होंने ये बात मुखाबरे पर भी दूसरी पार्टियों को बता दी होगी। थकन महसूस करने के बावजूद मेरी टांगों में बिजली भर गई थी और मैं जल्द अज जल्द वहां से दूर होकर किसी ऐसी जगह पहुंचना चाहता था जहां मेरी तलाश के लिए उन्हें दोबारा मुंतशिर होना पड़ जाता। बाएं जानब मौजूद नाला इस पहाड़ी के साथ साथ जनूब मगरिब की जानिब मुड़ रहा था। यकीनन नाले की तह में मौजूद आदमियों ने सामने की तरफ आकर मुझे पकड़ने की कोशिश करना थी। अलबत्ता उस पहाड़ी के दाएं जानब जो 2-3 नाले लग रहे थे, मैं उनमें से किसी नाले में उतर सकता था और मैंने ऐसा ही किया। एक नाला छोड़कर दूसरे के नजर आते ही मैं ढलान उतरने लगा। अब मेरे कदमों में पहले से ज्यादा तेजी आ गई थी। मैं वो मुश्किल 1/3 ढलान उतर पाया था कि मुझे अक्ब में फायरिंग की आवाज सुनाई दी। वो चारों आदमी जो मेरे पीछे पीछे उस ढलान पर चढ़ रहे थे, ये मालूम होते ही कि मैं बुलंदी पर हूँ, उन्होंने ऊपर पहुंचते हुए देर नहीं लगाई थी। बहरहाल अभी तक वो मुझसे दूर थे और इतने फासले से वो मुझे निशाना नहीं बना सकते थे। अपने कदमों में मजीद तेजी लाते हुए मैं हद्दुल वसे किसी आड़ को अपने अक्ब में रखकर आगे बढ़ता गया। नाले में उतरने के बाद ही मैं अगली चढ़ाई चढ़ सकता था। जो ही मैं नाले में उतरा, एक मरतबा फिर अक्ब में फायर की आवाज सुनाई देने लगी। वो मुझे अपनी निगाहों से ओझल नहीं होने दे रहे थे। सामने की पहाड़ी पर ज्यादा दरख्त नहीं थे, लेकिन उस पर चढ़ने के अलावा मेरे पास कोई चाराकार नहीं था। नीचे उतरते वक्त एक और परेशान कुन बात मेरे मुशाहिदे में आ गई थी कि जिस नाले में मैं उतरा था
वो सीधे नाले से टकरा रहा था जहां शलोबर कबीले वालों की दूसरी पार्टी मेरी तलाश में गई थी। इसलिए बजाय नाले में आगे बढ़ने के मेरा बुलंदी पर पहुंचना जरूरी था। इसलिए नाले में रुकने की बजाय मैंने बुलंदी का सफर शुरू कर दिया था। एक बार फिर मेरा सांस फूलने लगा, लेकिन वो वक्त सांस बहाल करने का नहीं था। गजनी खेल कबीले के साथ हमदर्दी करना मुझे कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ रहा था। शलोबर कबीले वाले गजनी खेलों पर आया हुआ गुस्सा मुझ पर निकाल रहे थे। ये शायद उनकी निगाहों में मेरा कसूर नाकाबिले माफी था। हालांकि अपने ताई मैंने उनके किसी आदमी को मौत के घात नहीं उतारा था, वरना बाजू या टांग पर लगने वाली गोली को सर में मारना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मेरी कोशिश ये थी कि किसी चट्टान, झाड़ी या दरख्त वगैरह की आड़ लेकर चलूं। उनके नाले में उतरने तक मैं कलशंकोव की कारगर रेंज से दूर निकल जाना चाहता था, वरना नाले में खड़े होकर वो मुझे आसानी से निशाना बना लेते। पूरी कोशिश के बावजूद मैं मतलूबा पहाड़ी तक नहीं पहुंच पाया था कि वो भागते हुए नीचे आ रहे थे। मैं बमुश्किल 200 मीटर ऊपर पहुंचा होगा कि उन्होंने नाले में पहुंचकर फायरिंग शुरू कर दी। फायर की आवाज कानों में पड़ते ही मैं फौरन नीचे लेटा और एक करीब पत्थर की आड़ लेकर जवाबी फायरिंग के लिए तैयार हो गया। वो चारों बगैर किसी आड़ का सहारा लिए नाले दरमियान में खड़े थे। मेरी कलशंकोव का सेफ्टी लीवर सिंगल राउंड पर सेट था। मतलूबा रेंज लगाकर मैंने शस्त्र लेकर दरमियानी आदमी की टांगों को निशाना बनाने लगा। यूं भी उनके रुके होने की वजह से वो आसान हदफ की सूरत इख्तियार कर गए थे। लबलबी दबाते ही मजकूरा आदमी नीचे गिर गया था। उसके साथ ही बाकी आड़ की तलाश में पहाड़ी की जड़ की तरफ भागे। उनके छुपने का तमाशा देखने के बजाय मैं बुलंदी पर चढ़ने लगा। पहाड़ी की जड़ में छुपने की वजह से मैं भी उनकी नजरों से ओझल हो गया था और जल्द ही उन्हें इस बात का एहसास हो जाना था और मेरे गुमान के मुताबिक थोड़ी देर बाद ही उनकी तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। वो नाले के दूसरे किनारे पर जाकर किसी पत्थर वगैरह की आड़ लेकर फायरिंग कर रहे थे। इतनी देर में मैं मजीद दूर हो गया था। दाएं बाएं पड़े पत्थरों से टकराने वाली गोलियों ने मुझे फौरन ही ये बावर करवा दिया था कि मैं अब तक उनकी रेंज ही में था। एक मर्तबा फिर मुनासिब आड़ के पीछे लेट कर मैं उनकी तरफ मुतवज्जा हो गया। जख्मी आदमी अब तक उसी जगह पर मौजूद था। जमीन पर बैठकर वो अपनी टांग पर कपड़ा लपेट रहा था, क्योंकि खून के बहाव को रोकने के लिए यह काम नहायत जरूरी था। मैं अगर चाहता तो आसानी से उसका अदम आबाद का टिकट कटवा सकता था, लेकिन अब तक मैं उन्हें जान से मारने से गुरेज कर रहा था। मैंने फायर करने वालों की पोजीशनों का जायजा लिया। 2 आदमी आड़ के ऊपर से फायर कर रहे थे और उनके सर में गोली मारना इतना मुश्किल नहीं था। तीसरा आदमी पत्थर की आड़ की दाएं जानिब से फायर पर शुरू था। मैंने उसी के कंधे पर निशाना साध कर फायर कर दिया। उसकी चीख सुनते ही बाकी दोनों मुकम्मल तौर पर पत्थर के पीछे छुप गए थे। मैं वक्त जाया किए बगैर दोबारा ऊपर चढ़ने लगा। इस मर्तबा मुझे निशाना बनाने के बजाय वो अपने साथियों को संभालने लगे। इस दौरान मैं उनकी रेंज से निकल गया था। बुलंदी पर पहुंचते ही मैंने 2-3 मिनट रुककर सांस सीधा किया और एक बार फिर एक तरफ को बढ़ गया। दुश्मन ने ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं की थी। 4 में से 2 जख्मी हो गए थे और जख्मी साथियों को अकेला छोड़कर उन्होंने मेरे ताक़ुब करना मुनासिब नहीं समझा था। ये भी मुमकिन था कि उन्होंने रेडियो सेट के जरिए अपने दूसरे साथियों को वहां बुला लिया हो। मेरी बला से कोई वजह भी थी। मुझे जल्द अज जल्द वहां से दूर निकलना था। मुझे बैठे बिठाए मुफ्त की मुसीबत गले पड़ गई थी। न रोशन खान मुझे उस दिन सलाब खान के पास ले जाता और न मेरा सफर खोटा होता। उस हंगामे में फंसने पर अगर मेरा कोई फायदा हुआ था तो बस इतना कि नौशाद गुल के जरिए मुझे थोड़ी बहुत मालूमात मिल गई थी, वो भी अधूरी सी, कि वो ट्रेसी और अल्बर्ट ब्रोक के साथ एक बार गजनी खेल गया था। अब न मालूम वो मुस्तकिल वहीं रहते थे या एक बार ही किसी वजह से वहां गए थे। खैर कुछ भी था, अब मुझे एक बार तो गजनी खेल तक जाना था। अगर अल्बर्ट मुझे वहां ना भी मिलता तब भी शायद उसके बारे कोई हल्का सा सुराग मिल जाता। अल्बर्ट से भी बढ़कर मुझे मेजर जेनिफर हेंसले को तलाश करना था। कभी उम्मीद थी कि उस मामले में वो मेरी मदद जरूर करती। वो इस बारे वो गुज़िश्ता मुलाकात में सरसरी सी मुहाजरत कर चुकी थी, मगर उस वक्त मैंने उस पर इतना जोर भी नहीं दिया था। ये भी मुमकिन था कि वो वापस लौट चुकी होती। बहरहाल ये बात की बातें थी। इस वक्त तो मुझे जान बचाने का मुश्किल मरहला दरपेश था। शलोबर कबीले के लोग पैर तस्मा पा की तरह मेरे पीछे पड़े थे। मेरे ताक़ुब में आने वाले गो इस पहाड़ी के नीचे ही रुक गए थे, मगर अभी तक मैं खतरे की हदूद से नहीं निकला था। पहाड़ी आगे जाकर एक दूसरे बुलंद पहाड़ से मिल रही थी। दरमियान में कोई नाला वगैरह भी नहीं था। दूसरी पहाड़ी की इंतहाई बुलंदी पर मुझे बर्फ की सफेदी नजर आ रही थी। मेरे पाँव में इस वक्त स्पोर्ट्स शूज थे। गुलगारे के वालिद शमरेद खान के बूट मेरे सफेद थैले ही में रह गए थे। एक बार तो मैंने ऊपर न चढ़ने का सोचा, क्योंकि बर्फ की वजह से अपने साथ पेश आने वाला हादसा मुझे भूला नहीं था। लेकिन फिर यह सोच करके मैंने कौन सा वहां रहना है, उस बुलंदी को अबूर करके आगे गुजर जाऊंगा। ये सोचते ही मेरे कदम एक बार फिर बुलंदी की जानिब बढ़ गए। काफी मुश्किल चढ़ाई थी। मुझे सुबह से मुसलसल कभी दौड़ना पड़ रहा था और कभी चढ़ाइयाँ चढ़ना पड़ रहा था। ऐसी सूरत में थकन होना अचंभे की बात नहीं थी। अलबत्ता मैं ऐसे हालात में जीना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। अभी तक मुझ में काफी जान मौजूद थी और मैं इतना नहीं थका था कि गिर पड़ता।
वहां निस्फ बुलंदी तक दरख्त मौजूद थे। ज्यों ज्यों मैं बुलंद होता गया, तेज हवा के साथ सर्दी भी बढ़ती गई। गो चढ़ाई चढ़ते हुए ज्यादा मुशक्कत की वजह से पसीना आ जाता है और सर्दी कम ही लगती है, मगर इंसान को सर्दी के बढ़ जाने का एहसास जरूर हो जाता है। घड़ी देखने पर सुइयां एक का हिस्सा अबूर करती नजर आई। मुझे दौड़ते भागते नशीबो फराज अबूर करते 5.5 घंटे हो रहे थे, क्योंकि गजनी खेल से मैं सुबह 8 बजे के करीब रवाना हुआ था। मजीद आधे घंटे बाद मैं ऊपर पहुंच गया था। चंद लम्हे मैं सस्ताने बैठा, लेकिन ठंडी हवा मेरा मिजाज पूछने लगी थी। आराम का इरादा तर्क करते हुए मैं खड़ा हो गया। दूसरी जानब नीचे उतरने से पहले मैंने पीछे मुड़कर निगाह उड़ाई। हद निगाह तक पहाड़ी सिलसिला नजर आ रहा था। मेरे पास दूरबीन मौजूद नहीं थी, वरना मैं अपने दोस्तों की हरकत देखने की कोशिश जरूर करता। नीचे उतरते वक्त मेरी रफ्तार काफी तेज थी। 20-25 मिनट में मैं दूसरी जानब मौजूद नाले में पहुंच गया था। नाले में बहता पानी देखकर मुझे याद आया कि सुबह से मैं पानी नहीं पी सका था। हाथों का ओक बनाकर मैं छोटे बड़े पत्थरों के दरमियान जारी शफाफ पानी से लुत्फ अंदोज होने लगा। खूब सैर होकर ठंडा पानी पीने के बाद मैं नाले ही नाले में आगे बढ़ गया। बुलंदी पर चलने वाली तेज हवा वहां बिल्कुल हल्की हल्की महसूस हो रही थी। उसी नाले का रुख जनूब मगरब की तरफ था। नाले के बाएं किनारे पर झाड़ियों का घना झुंड था, जो बुलंदी की तरफ बतदरीज छिद्रा छिद्रा होता गया था। अलबत्ता दाएं जानब इक्का दुक्का झाड़ियां ही नजर आ रही थी। अपने जिस्म को आराम पहुंचाने के लिए मैं मुनासिब रफ्तार से चल रहा था, लेकिन सुकून शायद मेरी किस्मत में नहीं था। मैं नाले मोड़ से 100-150 गज ही दूर था कि मुझे 6-7 आदमी मोड़ मुड़कर उस जानब आते दिखाई दिए। ठटक कर रुकते हुए मैंने फौरन करीबी झाड़ियों की आड़ ली, मगर मेरी तेजी किसी काम नहीं आई थी। उन्होंने मुझे देख लिया था और बगैर सेकंड जाया किए उन्होंने क्लशिंकोफों का रुख मेरी जानब करते हुए फायर खोल दिया। एक बार फिर मेरी दौड़ शुरू हो गई थी। चढ़ाइयां सर करना उस दिन मेरे नसीब में लिख दिया गया था। मैं झाड़ियों की आड़ लेकर ऊपर चढ़ने लगा। कंधे से लटकी हुई क्लशिंकोफ मैंने हाथों में पकड़ ली थी। अगर वो उसी तरह दौड़ते हुए आगे बढ़ते रहते तो मुझे जल्द ही आ लेते। ये सोचते ही मैंने रुकते हुए उनकी पेशकदमी में रुकावट डालने की खातिर 3-4 गोलियां फायर कर दी। अपने जख्मी साथी उन्हें भूले नहीं थे। वो फौरन पत्थरों की आड़ लेकर जवाबी फायरिंग करने लगे। मेरे पास एमुनेशन न होने के बराबर था। मैं उनके हर फायर का जवाब नहीं दे सकता था, इसलिए मजीद गोलियों की बचत करते हुए मैंने फायर बंद किया और झाड़ियों की आड़ देकर ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही उनकी तरफ से फायरिंग रुकी, मैं झाड़ियों की आड़ से निकलकर एक पत्थर पीछे लेटा और नाले की तरफ देखने लगा। वो मुहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगे थे। उन्हें चंद कदम लेने देने के बाद मैंने एक गोली फायर की, लेकिन जिस जगह से मैं फायर कर रहा था वहां से लेटकर उन्हें निशाना बनाना मुमकिन नहीं था। अलबत्ता गोली चलने की आवाज ने उन्हें बदहवास होकर लेटने पर जरूर मजबूर कर दिया था। उम्मीद थी वो इतनी जल्दी उठने की हिम्मत न करते। अलबत्ता लेटे लेटे उन्होंने फायर जरूर खोल दिया था। मैंने रेंगते हुए करीबी झाड़ी की आड़ ली और एक बार फिर ऊपर चढ़ने लगा। ये एक तवील और लंबी ढलान थी जो बतदरीज ऊपर को उठती गई थी। नक्शा बीनी के इस्लाहात में ऐसी ढलान को पहाड़ का बाजू कहते हैं, यानी पहाड़ की वो शाख जिसकी बुलंदी बतदरीज कम होकर जमीन से मिल जाए। 20-25 कदम ऊपर जाते ही मजीद देखने पर वो मुझे हरकत करते नजर आए, मगर अब वो झाड़ियों के करीब पहुंच चुके थे और मेरी गोली फायर करने पर वो जमीन पर लेटकर आड़ लेने की बजाय झाड़ियों की आड़ लेने की कोशिश करते। मैंने गोली जाया करना मुनासिब न समझा और कदमों में तेजी पैदा कर ली। यकीनन झाड़ियों की आड़ लेते ही उन्होंने भी अपनी रफ्तार तेज कर देनी थी। मकामी होने की वजह से वो मुझसे ज्यादा तेज रफ्तारी से पहाड़ी चढ़ सकते थे, मगर मेरी मिसाल उस वक्त ऐसे हिरन किसी थी जो जान बचाने के खौफ में चौड़ी खाई भी फलांग जाता है, जिसे उसका ताक्कुब करने वाला ताकतवर शेर अबूर नहीं कर सकता। इक्का दुक्का फायर की मेरे कानों में तसलसल से आवाज आ रही थी। यकीनन वो घनी झाड़ियों को फायर के जरिए छान रहे थे। किसी झाड़ी में छुपने की तजवीज़ भी मेरे ज़ेरे गौर थी, लेकिन उनके घनी झाड़ियों पर फायर करने ने मुझे इस तजवीज़ पर अमल करने से बाज रखा था। मुख्तलिफ मकामात से उठने वाली फायरों की आवाज़ से मुझे ये अंदाज़ा लगाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई थी कि वो फैल कर आगे बढ़ रहे थे। झाड़ियों का झुंड ज्यादा देर तक मेरा साथ नहीं निभा सकता था। मैं उसी सूरत में बच सकता था कि उनके झाड़ियों के जंगल से निकलने से पहले बुलंदी पर पहुंच जाता। जल्दी ही मैं ऐसी जगह पहुंच गया था जहां से आगे इक्का दुक्का झाड़ियां ही नजर आ रही थी। मैंने रफ्तार मजीद तेज कर दी, मगर मैं ज्यादा देर अपनी रफ्तार बरकरार नहीं रख पाया था। मेरा दिल जैसे हल्के रास्ते से बाहर आने को तैयार हो गया था। मजबूरन मुझे भागना तर्क करना पड़ा। लम्हा भर रुक कर मैंने अपनी सांस बहाल की और फिर तेज कदमों से ऊपर चढ़ने लगा। मैं बमुश्किल 100-120 गज ही ऊपर पहुंचा होगा कि एक मरतबा फिर तेज फायरिंग की आवाज गूंजी। चंद कदम के फासले पर एक बड़ा पत्थर पड़ा था। उसकी आड़ लेने के लिए मैंने रफ्तार बढ़ाई, मगर उससे पहले ही मुझे यूं लगा जैसे मेरी दाईं रान में कोई गर्म अंगारा घुस गया हो। मैं मुंह के बल नीचे गिरा। अपने हाथ सामने टेकते हुए मैंने खुद को ज्यादा जख्मी होने से बचा लिया था। वहां से रेंगते हुए पत्थर तक जाना नामुमकिन था।
कोशिश करके मैं सीधा हुआ और झुककर पत्थर की जानिब बढ़ा। मेरी दाईं टांग से बड़ी तेजी से खून बहना शुरू हो गया था। पत्थर के करीब पहुंचने तक मुझे एक और झटका लगा। इस मर्तबा गोली मेरी दाईं पिंडली का गोश्त फाड़ती हुई निकल गई थी। बाएं पांव पर जोर देते हुए मैंने एक झटका लिया और पत्थर के पीछे पहुंच गया। आड़ में जाते ही मैंने बगैर वक्त जाया किए गले से लिपटा मफरल खोलकर अपनी रान पर लपेटने लगा। गोली रान के अंदर ही रह गई थी, मगर उस वक्त गोली निकालने से ज्यादा खून के बहाव को रोकना जरूरी था। रान पर कसकर मफलर लपेटने के बाद मैंने खंजर निकालकर अपनी कमीज का दामन फाड़ा और उसे 2 टुकड़ों में बांटकर पट्टी की शक्ल देते हुए पिंडली पर लपेटने लगा। पहले पहल गोली का जख्म इतनी तकलीफ नहीं देता, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ जख्म में दर्द और जलन बढ़ती जाती है। खासकर जिस जख्म में गोली अंदर ही रह जाए वो ज्यादा तकलीफदेह होता है। दोनों जख्मों पर पट्टी बांधने के बाद मैं नीचे की तरफ मुतवज्जा हुआ। यकीनन दुश्मन को मालूम हो गया था कि मुझे गोली लग चुकी है। 3 आदमी बड़ी तेज रफ्तारी से ऊपर की जानिब बढ़ते नजर आए। सबसे आगे वाले के सर का निशाना लेते हुए मैंने सांस रोका और ट्रैगर दबा दिया। बस बहुत राहत हो गई थी। मेरी जान छोड़ने पर वो यूं भी आमादा नहीं हो रहे थे, यहाँ तक कि अब तो सचमुच मुझे जान के लाले पड़ गए थे। वो उछलकर पीछे को उल्टा और नीचे लड़कने लगा। उसके साथ आने वाले फौरन नीचे लेट गए। उसके साथ उन्होंने मूसलाधार फायरिंग खोल दी। मैं उस पत्थर के पीछे महफूज था। अलबत्ता उनकी गोलियों से बचने के लिए मुझे अपना सर भी आड़ के पीछे करना पड़ गया था। दोनों ने पूरी मैगजीन ही खाली कर दी थी। यूं ही उनका फायर रुका, मैंने उस पत्थर के दाएं जानब से क्लाशनकोव का धाना निकालकर शस्त्र साध दी। एक आदमी को तो पत्थर की आड़ मिल गई थी, दूसरा यूं ही लेट गया था। उसके साथ उसने ये बेवकूफ़ी भी की थी कि कोनियां टिकाकर दुरुस्त फायर करने के लिए अपना सर जमीन से बुलंद किया हुआ था। उनकी 2 मैगजीनों के जवाब में मैंने एक और गोली फायर कर दी। हदफ ने उठा हुआ सर अपनी क्लाशनकोव पर टेक दिया था। माथे में प्रवस्त होने वाली गोली ने उसे ज्यादा तड़पने का मौका नहीं दिया था। इतनी देर में पत्थर के पीछे आड़ लिए हुए आदमी ने मैगजीन तब्दील कर ली थी। अपने साथी का अंजाम देखते ही बदहवासी में उसने एक बार फिर ट्रैगर यूं दबाया कि उंगली उठाना उसे भूल गया था। मैगजीन ज्यादा देर तक गोलियां फराहम नहीं कर सकी थी। ब्रस्ट की सूरत फायर होने वाली 30 गोलियां खत्म होने में वक्त ही कितना सर्फ होता है। ज्यादातर गोलियां उस पत्थर से टकराई थी जो मुझे आड़ मुहैया किए हुए था। कुछ दाएं बाएं जमीन में लगकर गर्द उड़ाने का सबब बनी थी। मैं उसके फायर के रुकने का मुंतजिर रहा। यूं ही उसका फायर रुका, मैं एक बार फिर पत्थर की आड़ के दाएं जानब से उस तरफ झांकने लगा। वो पत्थर के हक में बेहिस लेटा था। मेरे ख्याल में वो मैगजीन तब्दील कर रहा था, मगर मिनट भर बाद भी जब उसकी जानिब से फायर न हुआ तो मुझे शक होने लगा कि उसके पास गोलियां खत्म हो चुकी हैं। उसी वक्त मुझे दरख्तों के झुंड से उनके बाकी 4 साथी आगे बढ़ते नजर आए। यकीनन वो अपने साथियों के अंजाम से बेखबर थे, तभी तो यूं बेफिक्री से आगे बढ़ रहे थे। वो भी चूंकि मेरी तरफ मुतवज्जा था, इसलिए उसे भी अपने साथी नजर नहीं आए थे, वरना वो उन्हें जरूर मुतनबा करता। मैंने फौरन क्लाशनकोव की बैरल का रुख आने वालों की तरफ मोड़ा। मेरा इरादा कम अज कम 2 आदमी को निशाना बनाने का था। दरमियान वाले आदमी के सर का निशाना लेते हुए मैंने लबी दबाई। अपने पहले साथी की तरह वो उछलकर पीछे गिरा था। बाकी तीनों ने फौरन आड़ लेने की कोशिश की, लेकिन इतनी देर में मैं एक और बार ट्रैगर दबा चुका था। उनका चौथा आदमी भी मुझे मारने की हसरत लिए पहले वाले 3 के पास पहुंच चुका था। क्लाशनकोव के ऑटोमेटिक होने ने मेरे काम को आसान बना दिया था। बचने वाले दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी। उनके इस्तरारी फायर से घबराकर उनके आगे लेटे हुआ साथी घबराकर बाआवाज बुलंद उन्हें फायर से मना करने लगा, क्योंकि वो उनके और मेरे दरमियान में लेटा हुआ था। उन्हें मना करते करते उस पत्थर की ऊंचाई का हिसाब नहीं रख पाया था जिसके पीछे वो छुपा हुआ था। उसकी खोपड़ी का अकबी हिस्सा पत्थर के ऊपर से झलका और मुझे बस इतना ही हदफ दरकार था। 100 गज से चलाई हुई क्लाशनकोव की ताकतवर गोली ने खोपड़ी के अकब से घुसकर उसे दुनिया की हर फिक्र और अंदेशे से दूर कर दिया था। मरने से पहले उसने बचने वाले दोनों साथियों को मरने वालों के अंजाम से बाखबर कर दिया था, बल्कि उन दोनों ने भी देख लिया था कि टांगों और बाजुओं में लगने वाली गोलियां अब सर और माथे में पवस्त होना शुरू हो गई थी। अचानक उनमें से एक आदमी ने उठकर नीचे की तरफ भागना शुरू कर दिया। यकीनन वो खौफजदा हो गया था, लेकिन अब चाहे वो खौफजदा होकर चाहे वो किसी और मकसद के लिए भागें, मगर मैं उन्हें अब रियायत देने के लिए तैयार नहीं था।